हेलो। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रिक्शन। जिस तरह से हमारे हम कोई चीज़ उठा सकते हैं एंड वी कॉल इट मस्कुलर फोर्स। जिस तरह से अर्थ अपने पास हर चीज़ खींचती है एंड वी कॉल इट ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेट अपनी तरफ कोई चीज़ खींचता है एंड वी कॉल इट मैग्नेटिक फोर्स। उसी तरह से फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, लेकिन ये फोर्स मूवमेंट को रोकता है, यानी किसी भी चीज़ को मूव करने से स्टॉप करता है। सो अगर कोई बॉडी आगे की डायरेक्शन में मूव करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इसे रोकने की कोशिश करेगा या उसकी मूवमेंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इजी मूवमेंट को प्रिवेंट करता है या मोशन को अपोज करता है। यहाँ पे मोशन का मतलब है मूवमेंट। नाउ इमेजिन कीजिए कि हमारा ये बॉक्स आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जिस सरफेस पे मूव करेगा वो सरफेस देखने में बेशक स्मूथ लगे, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसमें ऐसे छोटे छोटे गड्ढे होंगे जिनको हम कहते हैं इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज, ये इरेगुलरिटी आपकी इस ऑब्जेक्ट की इरेगुलरिटी के साथ इंटरलॉक करेगी, जिसके वजह से ये आगे की तरफ आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। तो फ्रिक्शन का बेसिक कारण है इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। सरफेस चाहे कितना भी स्मूथ नज़र आए, अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसमें छोटे छोटे गड्ढे नज़र आएंगे। इन गड्ढों को हम इरेगुलरिटीज कहते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होंगी जो आपस में फंस जाएंगी, जिसको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। और इसके इंटरलॉकिंग के वजह से इस बॉडी का आगे की तरफ मूव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर सरफेसेस स्मूथ हैं, मान लीजिए कि नीचे भी कांच है, ऊपर भी एक कांच का आपने कंचा रखा है, अगर सरफेसेस स्मूथ हैं तो इनकी इरेगुलरिटीज़ माइन्यूट होंगी, यानी कि बहुत ही कम गड्ढे होंगे और इसकी मूवमेंट आसान होगी क्योंकि इंटरलॉकिंग नहीं होंगी, दोनों आपस में फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर सरफेसेस रफ हैं, जैसे कि आपने किसी खुरदुरी चीज़ को रेत के ऊपर आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी इरेगुलरिटीज़ बड़ी होंगी, जिसके वजह से इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्गर होगा और उसकी मूवमेंट में और परेशानी होगी। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इफ द सर्फेसेस आर रफ। और ये फ्रिक्शन का बेसिक कारण है इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सर्फेसेस। नाउ अगर हम फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले बाकी फैक्टर्स को डिस्कस करें, तो सबसे पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ द सर्फेसेस। सरफेस जितना स्मूथ है, फ्रिक्शन उतना ज़्यादा लेस होगा। राइट, ये हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए यहाँ पर आपने कांच कोई टाइल रखी है और किसी टाइल के ऊपर आप इस पेंसिल को रोल कर रहे हैं, तो टाइल हमारी स्मूथ होती है और पेंसिल बहुत इजीली रोल करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइल की जगह आप यहाँ पर रेत रख देते हैं और तब इस पेंसिल को यहाँ पर रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो पेंसिल है ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, बहुत जल्दी रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि रेत की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, इट इज़ अ रफ सरफेस, जिसके वजह से ये आपकी पेंसिल की इरेगुलरिटी इसमें फंस कर इंटरलॉक होकर जल्दी रुक जाती हैं। जबकि जब आप टाइल यूज़ करते हैं तो टाइल की इरेगुलरिटीज़ कम होती हैं, दे हैव लेस इरेगुलरिटीज़। तो पेंसिल की इरेगुलरिटी इसमें फंसेंगी लेकिन कम फंसेंगी और पेंसिल की मूवमेंट ज़्यादा होंगी। द नेक्स्ट फैक्ट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्मूथ सरफेस है, तो आप देख सकते हैं कि इरेगुलरिटीज़ कम है, जिसके वजह से इंटरलॉकिंग नहीं होगा और फ्रिक्शन कम होगा, यानी कि ये फंसेंगे नहीं एक दूसरे में, इंटरलॉकिंग नहीं होगी और थोड़ा सा धक्का देने से भी ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। लेकिन अगर सरफेस हमारा रफ है तो इनके बीच में जो कैविटीज़ हैं या इरेगुलरिटीज़ वो बहुत ज़्यादा होती हैं और ये इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक करती हैं, देयर इज़ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़, यानी कि ये इरेगुलरिटी एक दूसरे में फंस जाती हैं और इस बॉक्स को ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा आगे मूव करने के लिए, क्योंकि जब ये दोनों फंस जाएंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज कर जाता है। और अगर दो ऑब्जेक्ट्स
बहुत ही हार्ड प्रेस्ड हैं तो उसमें आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विल बी मोर। और अगर दोनों के बीच में फोर्स कम है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए बहुत हैवी नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लेस है और वो आसानी से मूव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।